तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। आज हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, पढ़ा है आपने किसी ने? कहीं डिस्कस हुआ है अभी तक? ये कूलम्ब हो गया आपके स्कूल क्लासेस में? नहीं हुआ। कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्ब, मतलब कूलम्ब उनका नाम पर ही इस लॉ को दिया गया है। उन्होंने बताया कि इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, तो से वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, पहला हो गया प्लस Q1 और दूसरा हो गया प्लस Q2। 2 पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितनी? से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r। तो जैसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में आपको पढ़ाया है, या चार्ज की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि देयर इज अ फोर्स बिटवीन चार्जेस, देयर इज फोर्स बिटवीन चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में, चार्जेस बोल दूं या बोल दूं पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। ये फोर्स दो तरह से हो सकता है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। आपने पढ़ा है कि जैसे अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, तो दीज आर अपोजिट चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर दो सेम चार्ज हो, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये थ्योरी हमने पढ़ी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब चार्ज के बीच में फोर्स होता है। ऐसा हमने मैग्नेट में भी पढ़ा है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है? मैग्नेट में भी। यदि हम एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट रख दें, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है, अट्रैक्ट होती है और क्या होती है? चिपक जाती है। हम एक मैग्नेट लाए, इसके पास दूसरी मैग्नेट लाए और हमने छोड़ दिया तो टक चिपक गई, तो हम कहेंगे कि इसको किसी ने खींचा, खींचा। सही है। मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे को कोई उधर खींचे तो उधर चला जाऊंगा, ऑटोमेटिक तो जाऊंगा नहीं। मुझ पर कोई फोर्स लगेगा तो ही उधर जाऊंगा ना मैं, मतलब कोई फोर्स लगेगा तो ही जाऊंगा। तो जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है, तो दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी करता है। ये थ्योरी भी हमने पढ़ी है ना। पर अब मुद्दा ये है कि फोर्स लगता है, तो ये बताओ कितना फोर्स लगता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताना है हमें। ये फोर्स कितना लगता है, अमाउंट बताना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो बताना पड़ेगा ना। क्या बताना पड़ेगा? कितना पानी भरा हुआ है। हम कहें कि तालाब में पानी भरा हुआ है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि तालाब में पानी कितना भरा हुआ है। हम कहें कि हमारे शहर शाहजहांपुर में चिल्लर डैम है, तो चिल्लर डैम में पानी भरा हुआ है। तो अब जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कितना पानी है। पूरी गर्मी शहर को पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, उसका अमाउंट तो बताना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कौन सा लग रहा है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? और फोर्स किसके बीच में? चार्ज के बीच में। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझना, चार तरह के फोर्स होते हैं नेचुरल फोर्स। फोर्स बिटवीन चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्जेस। अगर चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, फोर्स बिटवीन मैग्नेट के बीच फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलोगे बेटा? व्हाट यू से इट इज मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन मासेस, फोर्स बिटवीन मासेस, दो मास के बीच में अगर फोर्स लगता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशन फोर्स। पढ़ा है ना 11th क्लास में, पढ़ के आए। ग्रेविटेशन फोर्स किन्हीं भी दो प्लेनेट के बीच में या दो मास वाली बॉडी के बीच में लगता है। और फोर्स इन द न्यूक्लियस, फोर्स इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स कहते हो बेटा? उसको कहते हो न्यूक्लियर फोर्स। फिर तुमने न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरह के पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्स जो है, इन चारों फोर्स को नेचुरल फोर्स कहते हैं। कैसे फोर्स कहते हैं इनको? नेचुरल फोर्स कहते हैं। इन चारों फोर्स में से आप ये वाला फोर्स पढ़ के आए हो 11th क्लास में। 11th क्लास में आप ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ के आए हो। ग्रेविटेशन फोर्स किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में लगता है। नाउ यू आर इन 12th क्लास एंड योर फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो आज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज नेचुरल फोर्स। मतलब वेन एवर वी हैव टू चार्ज, पॉइंट चार्ज placed a certain distance, then they experience a force, and this force is equal to, है ना? तो force between charge is equal to, तीन बातें मैं लिख रहा हूं, इन तीनों बातों को सब अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहली बात, this force is directly proportional to product of magnitude of charge। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों का क्या किया? प्रोडक्ट। इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या कह सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charge। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, force is inversely proportional to the square of distance between the charge। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 8। उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। द सेकेंड थिंग इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करें तो थर्ड थिंग इज व्हाट? दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसा है? दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये तीन बातें हैं, ये तीनों बातें सभी को याद होना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज लॉ। और 11th में सिखा के आया हूं कि लॉ को याद रखना पड़ता है। गुलाम ने तीन बातें बताई। पहली बात कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द थर्ड थिंग इज दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? इस बात को भी समझते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास चार्ज है, ये क्या आपके पास? चार्ज। और ये क्या है आपके पास? ये दूसरा चार्ज।
इसका सेंटर है, क्या है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, पॉइंट चार्ज है। तो सेंट्रल लाइन को ज्वाइन करो, किसको ज्वाइन करो, ज्वाइन देयर सेंट्रल लाइन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रल लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग। सेंट्रल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में फोर्स की डायरेक्शन रहेगी, इसलिए इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेंट्रल फोर्स। तो तीनों इंपॉर्टेंट बातें, तीनों बातें याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करते हैं। मैं तो यहाँ लिख रहा हूं, तो कह रहा हूं मर्ज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को मर्ज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को हमने मर्ज कर लिया। जैसे हम 11th में ग्रेविटेशन पढ़ते थे, ग्रेविटेशन फोर्स सेम टू सेम है, वहां मास हुआ करता था, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट। तो यहाँ हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो F इट इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाते ही हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज K, एंड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट K का एक स्पेशल सिंबल दिया है ना, K का क्या दिया गया है, एक स्पेशल सिंबल। तो यहां पर जो K होगा, हियर K इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह हम क्या लिख रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स अ कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। 11 फिजिक्स पूरा पढ़ के आए ना, कांस्टेंट की जगह कोई भी एक नंबर होता है, एक फिक्स नंबर होता है, इट्स अ कांस्टेंट। तो हम यहां लिख देते हैं, व्हाट इज दिस, F इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्ब्स लॉ। ये कूलॉम्ब का लॉ है जो मैंने आपको सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताया। इस कूलॉम्ब लॉ को इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, पहले ये नोट कर लीजिए।